हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका बीटीएस क्लासेस के अंदर। बीटीएस क्लासेस में जैसे एसआई बैच की दबंग सीरीज चल रही है और इस दबंग सीरीज में कुछ टॉपिक्स आपके मोहित सर ने डिस्कशन किए थे। कुछ जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं वो हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जिसमें हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। एक्चुअली बच्चा, सबसे पहले ये चीज़ का याद रखो कि हम जो सिलेबस एसआई का जो रीजनिंग का देख रहे हैं, कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल हमारा सिलेबस क्या है और क्वेश्चंस हमारा कहाँ से कैसे पूछा जाता है। वो सारी चीज़ें एनालाइज करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो टॉपिक जैसे डिसीजन मेकिंग है, तो बच्चों का अक्सर प्रॉब्लम आता है कि सर ये डिसीजन मेकिंग जो चैप्टर है इसमें थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हम चीज़ें क्लियर नहीं कर पाते, इसमें ये प्रॉब्लम्स आता है और कैसे करें सॉल्व इसमें, मतलब एकदम लैंग्वेज समझ में नहीं आता। तो मेरे प्यारे बच्चों, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब टॉपिक ये आपका जो डिसीजन मेकिंग है, जो आपको इसमें प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी आपकी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, एक बात बता बेटा, देखो बात करते हैं डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग का एक्चुअल मीन्स है क्या, यानी हम अपने आप में इतने कैपेबल हों कि हम किसी चीज का डिसीजन ले पाए। क्या ले पाए? डिसीजन ले पाए एट अ टाइम, यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं। जैसे आप जिस प्रोफाइल, जिस जॉब के लिए अप्लाई करा, आपने दरोगा एसआई की बात करा, तो आपके पास फ्यूचर में आपके पास ऐसी सी प्रॉब्लम्स, ऐसी सी कंडीशन सिचुएशंस आएंगी कि प्रेजेंट टाइम में आप वहां पे क्या कर पाओगे, वो चीज का प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना है। तो डिसीजन मेकिंग चैप्टर पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ थोड़ी सी चीजें देखेंगे, फिर बात करते हैं। तो क्लासेस शुरू करने से पहले कुछ अच्छी लाइंस के साथ क्लास शुरू करते हैं। जैसे हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। क्या मतलब हुआ कि बेटा, जो आपका प्रेजेंट टाइम में स्ट्रगल चल रहा है वो आपका क्या है, एक आप फाइट कर रहे हो, ठीक है। आप एक फाइट कर रहे हो क्योंकि आप कंफर्ट जोन में रह के नहीं काम कर रहे हो, आप अपने आप को कुछ प्रॉब्लम्स दे रहे हो, कुछ परेशानियां उठा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। तो वही चीज है कि अभी जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपके फ्यूचर्स में प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, वो आपका ब्राइट फ्यूचर हो जाएगा। तो उसी चीज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मेहनत आप लोग कर रहे हो, ठीक है। चलिए क्लासेस से देखिए, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो डिसीजन मेकिंग है उसके हम लोग कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। क्योंकि किसी भी चीज का चैप्टर पढ़ने से पहले अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारे लिए क्वेश्चंस वो बहुत इजी और सिंपल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम खास उसमें नहीं आती है। तो देखो बेटा, बात करें हम लोग, देखिए बात करेंगे अगर हम लोग तो डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। मतलब क्या हुआ कि निर्णय करना किसी चीज का, यानी कोई हम एक निर्णय बेहतर कर पाए, एक सलाह चीज को ले पाए, यानी हम उसका डिसीजन ले पाए। अच्छा, डिसीजन क्या लेना होता है? जैसे आपसे मैं बात कहे कि आपको, जैसे मान लेते एग्जाम्पल तौर पे कि हमें ये चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें ये रीजनिंग की क्लास पढ़ना है आजम सर से और डाउट क्लियर। तो आपने ये क्या लिया, एक डिसीजन लिया, एक कैपेबल हो इस चीज के लिए, आप चूज करने के लिए एक कैपेबल हो कि हमें क्लास पढ़ना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है अपना, ठीक है। ये चीज हमारा कैपेबल। अब इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए कुछ हमारे पास कुछ पॉइंट्स हम लोगों के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले पॉइंट्स हमको बेटा ये देखना है कि इसका जो स्टेटमेंट होता है वो हमेशा हमको सही मानना है, ट्रू मानना है, ठीक है। पॉइंट्स, एक एक पॉइंट को दिमाग में बिठाते चलना। अभी सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, जब क्लास खत्म होगी तो आपके हाथ में डिसीजन मेकिंग के 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या है? स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमको मानना है वो बिल्कुल सही मानना है, यानी इसमें किसी भी तरीके की कोई भी हमारे पास क्या होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो अब गलती का, जैसे माना कि उसमें कोई भी बात करेगा, स्टेटमेंट कुछ भी एक्स वाई जेड कहता है, तो वो हमारे लिए हमेशा क्या होता है, मानना है, हमें राइट मानना है, चाहे हमको वो गलत लग रहा है। हमको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं होता और इस स्टेटमेंट में ये बात कह रहा है, तो मेरे बच्चे अगर वो बात कह रहा है तो आप उस चीज को हमेशा क्या मानोगे, राइट मानोगे, बिल्कुल सही मानोगे। दूसरी चीज, ठीक।
दूसरा पॉइंट हमको ये याद रखना है कि हमारे पास इसमें कंडीशंस, और दूसरी चीज क्या रखना है कि आपको ध्यान रखना कि जो हमारा स्टेटमेंट, जो कंक्लूजन होगा, क्या होगा बच्चे, कंक्लूजन होगा, वो हमेशा स्टेटमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। सॉरी, वो हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, कंक्लूजन जो है वो हमारा स्टेटमेंट से हमेशा रिलेटेड होना चाहिए। रिलेटेड का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमको इसमें किसी चीज के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जितना स्टेटमेंट में बात करा उतना ही कंक्लूजन हमारा इससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे कंडीशंस हमारी क्या आती है। दूसरी बात हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे ये चीज आ जाता है कि दूसरा पॉइंट क्या याद रखो कि अगर स्टेटमेंट में जितनी बात कही गई है, क्या स्टेटमेंट में जितनी बात की गई है, मतलब ये कहने का मतलब हमारा है यहाँ पर कि स्टेटमेंट में आपसे जो भी बोला गया, जो बात कहा गया, उसी से रिलेटेड हमारा कंक्लूजन तो होगा। ये बात तो समझ गए आप लोग। और जितना लेवल लिया उसी लेवल का हमारा क्या आंसर होना भी चाहिए, कंक्लूजन भी होना चाहिए उसी लेवल पे। बहुत ज्यादा व्यापक, व्यापक का मीन्स होता है बढ़ा चढ़ाकर नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट में कुछ भी जिस लेवल पे बात करा उसी लेवल से हमें क्या करना है, इसमें सारा डिस्कशन करना है। बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात बिल्कुल भी हमको नहीं करना है। क्लियर हो गया इतनी सी बात को। 3 पॉइंट्स याद रखोगे, एक स्टेटमेंट सबसे ट्रू होता है हमारा, हमेशा सच मान के चलना है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि स्टेटमेंट हमारा जो होता है वो हमारा कैसा रहता है मेरे बच्चे, हमेशा कंक्लूजन जो हमारा होता है वो स्टेटमेंट से हमेशा रिलेटेड रहता है। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि स्टेटमेंट जिस लेवल का है उसी लेवल का हमें क्या करना है, कंक्लूजन भी आपको देना है। क्लियर हो गया। अब देखो फोर्थ पॉइंट हमारा याद रखना हमेशा भी कि हमारा कंक्लूजन जो भी होगा या जो भी डिसीजन होगा वो एक ऐसा होना चाहिए जिससे हमको ये लगे कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्या हो रही है बेटा, सॉल्व हो रही है। क्या हो रही है, जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी क्या हो रही है, सॉल्व हो रही है प्रॉब्लम्स। अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व के हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज, तो ये जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, क्लास को अटेंड कर रहे हो, तो क्या आपका मेन मोटिव है, ये मेरा मेन मोटिव है आप लोगों का कि हमारा एसआई में क्या हो, सिलेक्शन हो जाए और हमारे पास एक जॉब अच्छा सा एसआई का हो। यही तो आपका है ना। तो आप इसीलिए चीज को क्या कर रहे हो कि हम क्या पढ़ लो, हमारे साथ टॉपिक को क्लियर कर रहे हो। ये आपका एक डिसीजन, आपका ये चीज है, ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके विषय। अगर हम आपके वो डाउट्स नहीं क्लियर कर पाएंगे तो आपका तो कोई मतलब बेनिफिट नहीं है उस चीज के लिए। ठीक, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये नहीं है कि हमको, ऐसा मतलब नहीं है कि एट अ टाइम बिल्कुल ये लगे कि फाइनल रिजल्ट, वो हमारा रिजल्ट के कॉन्सेप्ट में आ जाता है। थोड़ा सा सेंटेंस का हमें सेंस पे ध्यान देना पड़ेगा मेरे बच्चे, कि हमको सेंटेंस पढ़ने पे ये महसूस होना चाहिए कि हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो क्या हो रहा है, हल्के हल्के सॉल्व हो रहा है, फाइनल सॉल्व नहीं हुआ। अगर फाइनल सॉल्व हुआ तो वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, एक फाइनल रिजल्ट कहलाता है, जिसको हम निष्कर्ष की बात करते हैं। बेटा समझ गए इतनी सी बात को कि कैसा सेंटेंस हो, इस तरीके से सेंटेंस होना चाहिए जिससे लगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, ना कि ये लगे कि प्रॉब्लम हमारा फाइनल सॉल्व हो गया। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यही प्रॉब्लम्स आता है बच्चों को थोड़ा सा सॉल्व करने में। लैंग्वेजेस का बहुत ज्यादा खेल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट बेटा याद रखो हमेशा, इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आपको मिस्टेक नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे 4 पॉइंट्स हमारे लिए हैं चैप्टर को क्लियर करने। ठीक, अब देखो आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, हम लोग ध्यान देते हैं। देखिएगा कुछ इसके क्वेश्चंस देखते हैं, तो इससे हम लोग इजिली वे में सॉल्व करते चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि आज आपकी बहन का जन्मदिन है और आपको किसी आपात स्थिति के कारण अपनी फर्म में ओवर टाइम करने का निर्देश दिया गया। क्या बात बोला गया बेटा, ओवर टाइम करने का निर्देश दिया गया। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और आज आपकी बहन का बर्थडे भी है, और देन वहां पे क्या बोला गया है कि कंपनी में कुछ वर्कलोड आ गया और बोला गया है कि ऐसा करते हो संजीव, आज काम को थोड़ा सा ज्यादा कर लो, ओवर टाइम करना है। ठीक है, अब आपके सामने ये प्रॉब्लम फेस आ गया। क्यों, एक प्रॉब्लम है कि मेरी बहन का बर्थडे है, मुझे वो भी अटेंड करना है, देन मुझे कंपनी को भी प्रीफरेंस देना है क्योंकि मैं वहां पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं तो क्या आंसर देखते हैं चीज को। लिखा है इसे नजरअंदाज करेंगे। देखो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव वे में बात कर रहा है, देन इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। नजरअंदाज का मतलब है निगेटिव पॉइंट हो गया, ये तो क्वेश्चन हमारा कभी भी सही नहीं हो सकता। नेग्लेक्ट करना, नजरअंदाज का मतलब नेग्लेक्ट कर, जाओ यार हटो, हमें नहीं बात, ठीक, खत्म। दूसरा क्या है,
जिम्मेदार बनेंगे और अपनी ड्यूटी करेंगे और अपनी बहन को कॉल करेंगे और जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे। बात देखो बिल्कुल सही है कि जिम्मेदार बनेंगे और अपनी ड्यूटी करेंगे। यहां तक अगर हम बात को बच्चे देखें तो बिल्कुल बात सही आ रहा। फिर बात आ रहा और अपनी बहन को कॉल करेंगे और जन्मदिन की शुभकामनाएं करेंगे। तो अगर देखो इस सेंटेंस को पढ़ने से क्या हमको महसूस हो रहा कि कहीं ना कहीं हम अपनी बहन के प्रेफरेंस को नेगलेक्ट कर रहे हैं, कंपनी के प्रेफरेंस को दे रहे हैं। बट हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए जिससे हमारे दोनों सेटिस्फाई चीजें हो, क्योंकि सिचुएशंस आपके पास दो है मेरे बच्चे, तो हमें जो आंसर देना है वो दोनों सिचुएशंस। अगर एक सिचुएशंस का क्या है कि हम कंपनी को दे रहे हैं यानी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व है, बट बहन को कॉल करके हम सिर्फ विश कर रहे हैं, जबकि हमें क्या करना है, उसके साथ टाइम भी स्पेंड करना है, बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेशन भी करना है, सेलिब्रेट भी करना है हमको ना। ठीक है, ये चीज अब बात करते चलो। तो अब देखो क्या हुआ, ये पॉइंट से हम लोग इसमें एक गलत हो, ये चीज हमारे लिए भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, कुछ समय की छुट्टी देने के लिए अपने प्रबंधक से अनुरोध करेंगे ताकि आप अपनी बहन के साथ जश्न भी मना सकें। बात देखो बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चे। क्या हुआ कि हम वहां के मैनेजर से बात करेंगे, कंपनी के ऑनर से बात करें कि सर मुझे आप कुछ 1 घंटे का टाइम दे दीजिए या आधे घंटे का टाइम दे दीजिए कि मैं अपनी बहन का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लूं और कंपनी का जो टाइम ओवर है मैं वो भी कंप्लीट कर लूंगा। तो बात देखो इसने क्या किया कि जो भी एम्प्लॉय था उसने बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज किया, यानी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व होता हुआ दिखा कि एक ऐसा डिसीजन मिला हमको। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है कि उसने अपना बर्थडे भी वहां पे सेलिब्रेट कर लिया ओवर टाइम। अभी ये निष्कर्ष हमारा कुछ नहीं निकला है, क्या पता प्रबंधक ने ना दिया, वो एक अलग मैटर है, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। यहाँ पे बस हमें डिसीजन ये लिया कि ऐसा यार कर सकते हैं, टाइम मैनेज हो सकता है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल तौर पे बेटा बात करें, जैसे मैं घर से निकला और मैं जो घर से अपने फ्रेंड के घर जाना है, ठीक है, तो मम्मी ने ये कहा कि बेटा ऐसा है, ये मौसी घर ये भी चीज दे दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा करता हूँ यार, जाता हूँ बाइक लिए जाता हूँ मौसी घर भी वो सामान दे के और अपने फ्रेंड के घर भी निकल जाऊंगा। क्या होगा, मैंने डिसीजन है कि प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा, 2 बार नहीं जाना पड़ेगा। सेम चीज यहाँ पर भी वही है। ठीक है, तो आंसर बेटा हम कौन सा टिक करेंगे, हमारा थर्ड यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है कि आपने अपनी पुरानी पुस्तकें बेचकर एक क्रिकेट सेट खरीदने की योजना बनाई। आपको एक खरीदार मिला जो उन पुस्तकों को खरीदने के लिए तैयार था, लेकिन उसके पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, हालांकि उसे उन पुस्तकों की बहुत आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ठीक है, क्या हुआ कि मैं कोई चीज मान लेते एग्जाम्पल तौर पे कि मैं ये सेलफोन सेल कर रहा हूँ, ठीक है, और सामने राजू बैठे, वो सेलफोन इन्हें खरीदने की बहुत जरूरत है और मैंने बोला कि ये मैं सेलफोन 10,000 का सेल कर दूंगा। बट राजू के पास अमाउंट क्या है, 8,000 है, क्योंकि राजू को फोन की इसलिए खास जरूरत पड़ रही है क्योंकि उसको क्या करना है, अपनी ऑनलाइन क्लासेस देखना है अपना, उसको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट। अब मेरे सामने ये सिचुएशन आ गया कि मैं ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करूंगा। देखो अब बात करते हैं, ठीक है, उस पर अतिरिक्त पैसे देने के लिए प्रेशर डाले, नहीं राजू मुझे पैसे चाहिए, 11,000 रुपए दो तभी तुम्हें सेल फोन देंगे, तुमको जरूरत है तो पैसा दो ना, ऐसा बोला। भाई प्रेशर डालना है हमारा प्रॉब्लम नहीं, हम क्या कर रहे हैं, किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, और किसी को भी परेशान करें तो वो चीज तो हमारे लिए हमेशा नेगेटिव पॉइंट यानी फर्स्ट वाला गलत। सेकंड पे आते हैं, दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें कम पैसे देने के लिए कहेंगे। ठीक है, ये भी बात देखते हैं, मुफ्त में पुस्तकें देकर उनकी मदद करेंगे। अब देखो कहानी कहां पर बात आता है कि हमें भी भाई क्या एक क्रिकेट बैट खरीदना है, तो हमें भी पैसा उसके लिए चाहिए, सिंपल सी बात है, और राजू का जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाए, वो भी कंडीशन है, तो हम मुफ्त में उनकी मदद करेंगे। ये कॉन्सेप्ट तो हमारा इसके बिहाफ पे गलत हो जाएगा, लेकिन आंसर हम क्या, दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें कम पैसे दे रहे हैं। ठीक है यार तुम 8,000 दे दो, बाकी मैं देख लूंगा इस चीज के लिए, चलो कोई नहीं, तुम्हारा भी हो जाएगा और मुझे जो रिक्वायरमेंट है क्रिकेट सेट में, मेरे पास भी मेरा काम बन जाए। ठीक, तो आंसर बेटा इसका हमारा क्या बनेगा, जाके बी वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलो आगे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, देखो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक परियोजना प्रस्ताव जमा करना है, लेकिन कल रात आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई थी वो लुप्त हो गई, खत्म हो गई, और आप इसे अपने कंप्यूटर भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। स्थिति को संभालने के लिए आप क्या करेंगे? कंडीशन क्या हुआ, देखो ध्यान दो, बहुत अच्छी चीज का क्वेश्चन है कि हमको क्या करना है, कल एक प्रोजेक्ट हमको देना है, प्रोजेक्ट पे हमें बात करना है, प्रेजेंटेशन देना है। मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया, पीपीटी तैयार किया, बट कंडीशंस क्या हुआ कि
हम उसे मुझे पता नहीं कहाँ गया, वो प्रेजेंटेशन हमसे डिलीट हो गया और मुझे अपने कंप्यूटर पे भी नहीं मिल रहा। मेरी स्थिति में क्या करूंगा कंडीशन है, ठीक है। अब देखो क्या है, प्रस्तुत करने के लिए फाइल को यथाशीघ्र फिर से तैयार करेंगे, ठीक है। प्रस्तुति को पुनः निर्धारित करेंगे और उसे फिर से काम करना शुरू करेंगे। प्रस्तुति करने पुनः निर्धारित का मतलब अगली डेट की बात करेंगे। तो अगली डेट का हमारा डिसीजन कोई नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। आपके पास आवश्यकता संसाधनों की कमी होने के कारण प्रस्तुत करने से मना कर दे, यानी मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हूं। मना करने का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हूं। मैं अपनी जब जिम्मेदारी से भागूंगा तो वो हमारे लिए एक निगेटिव पॉइंट आ जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट हमारा सी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो देखो, प्रस्तुत करने के लिए फाइल को यथाशीघ्र फिर से तैयार करें। इतना कैपेबल हूं क्या, इतने कैपेबल मैं हूं कि हाँ, मैं जब प्रेजेंटेशन तैयार करने की बात कर रहा हूं कि मैं प्रेजेंटेशन दे सकता हूं, तो जाहिर सी बात है कि हम में इतनी काबिलियत है कि मैं दोबारा से भी वो प्रेजेंटेशन तैयार कर सकता हूं। भाई, जब काबिलियत है तभी तो मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हूं, है ना, सिंपल सी बात है। तो जब काबिलियत है प्रेजेंटेशन देने के लिए मैं तैयार हूं, तो वो मैं क्या कर सकता हूं, मैं दोबारा फाइल को भी बना सकता हूं सिंपल वे में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ए वाला आंसर हो जाएगा कि प्रस्तुत करने के लिए फाइल को यथाशीघ्र हम फिर से तैयार करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए देखो बेटा, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। एक अच्छा सा क्वेश्चन और है आपके पास, देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। क्या है इस क्वेश्चन में, देखो जैसे कि आप अपनी दिनचर्या के एक भाग के रूप में देर शाम सड़क के पास जॉगिंग कर रहे थे, ठीक है। अचानक आपने एक महिला की चीख सुनी जो बुरी तरह से घायल हो गई थी और एक चेन स्नेचर मोटरसाइकिल से भाग रहा था। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। देखो, ऐसी सिचुएशंस आपके क्वेश्चन है कि रोज हमारे हमारे क्या होता है, सोशल सामाजिक चीज हमको ये देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन रिलेटेड हमारे साथ ऐसे ही होते हैं, सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि रिलेटेड करे जाते हैं कि हाँ, आप प्रेजेंट टाइम में करोगे क्या। क्या है कि मैं इवनिंग में टहलने निकलता हूँ, शाम में खाना खा के मैं निकल रहा था, टहलने जा रहा था और एकदम मुझे एक लेडीज की आवाज सुनाई दी, बहुत तेज से चिल्लाई। क्यों चिल्लाई, क्योंकि एक चैन स्नेचर मोटरसाइकिल से भाग रहा था। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, यानी चैन स्नेच करके उसके भाग रहा था। अब एट अ प्रेजेंट टाइम में मैं क्या करूंगा, आप अपनी टी शर्ट फाड़कर महिला के शरीर घायल हिस्से को बांध देंगे, 102 डायल करके मदद के लिए एम्बुलेंस को बुलाएंगे तथा स्थानीय पुलिस को स्नेचर के बारे में सूचित करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। स्नेचर की नंबर प्लेट को नोट करके पीड़ित के परिजनों को सूचित करेंगे और वापस जॉगिंग के लिए चले जाएंगे। आप उसका पीछा करेंगे, अपराधी को पकड़ेंगे और उसे सलाखों के पीछे भेज देंगे। सलाखों के पीछे भेजना, अपराध को भेजना हमारा नहीं, हमें क्या करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व। सलाखों के पीछे भेजना तो मेरा, तो मैं तो एक आम नागरिक हूं, मैं थोड़ी सलाखों के पीछे भेज पाऊंगा। तो ये तो हमारा, ये इस पॉइंट से हमारी चीज का ये निगेटिव हो गया, यहां से तो कट कर दो, ठीक है। स्नेचर की नंबर प्लेट को नोट करेंगे, बात सही, कर सकते हैं, कोई नहीं। पीड़ित के परिजनों को सूचित करेंगे, ये बात भी सही है, वापस जॉगिंग के लिए चले जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा, ये यहाँ पर से चीज निगेटिव पॉइंट्स में चला जाए, ये भी चीज है। हम अपनी टी शर्ट फाड़ के जो महिला का घायल हिस्सा है, मतलब एक फर्स्ट टाइम पे वो चीज को करेंगे, यानी बांध देंगे और 102 डायल करके मदद के लिए एम्बुलेंस को बुलाएंगे जिस हिसाब से सिचुएशन होगी घायल करी हुई, तथा स्थानीय पुलिस को इस नेचर के बारे में भी हम क्या करेंगे, सूचित करेंगे, जिसपे एक्शन कोई ना कोई लिया जाएगा। तो आंसर हमारा बेटा कौन सा सही जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। समझ गए इतनी सी बात को। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा। चलो अब क्वेश्चन देखो, ध्यान दो, ये आजकल के लिए क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आज की जनरेशन का है कि भाई आप एक रिलेशनशिप में हैं लेकिन आपका दिल अब उसमें नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी और पे आ गया है। आप संबंध तोड़ने का फैसला कैसे करेंगे, ठीक है। मानते हैं, रिलेशन की बात करते हैं कि मैं एक रिलेशनशिप में हूं, अब मेरा उसमें दिल नहीं है और मुझे उससे रिलेशन को खत्म करना है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, ठीक है। कुछ लोग अभी बच्चे यही कहेंगे क्लास में कि सर, हम कह देंगे मम्मी पापा नहीं मान रहे, मैं क्या कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, सिंपल सी बात है, वो एक अलग पार्ट है। देखो ध्यान, चलो यदि मुझे ये कठिन नहीं लगता तो मैं उन्हें बता दूंगा, यानी मुझे अगर ठीक कठिन नहीं लग रहा, टफ नहीं लग रहा, तो मैं उनको ये बात बोल दूंगा चीज पे, ठीक है। पर मैं इस पर अपने करीबी मित्रों, परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करूंगा और निर्णय लेने से पहले उनकी राय प्राप्त करूंगा। बात बिल्कुल सही है कि कोई भी हमें काम करना है तो एक डिसीजन हमको डिस्कशन करना चाहिए।
मैं इस बात पर विचार करूंगा कि उनके साथ संबंध तोड़कर मैं क्या हासिल करूंगा और क्या खो दूंगा, और फिर उसके आधार पर निर्णय लूंगा। ये बात देखो, बिल्कुल क्या कॉन्सेप्ट है कि हमें जो काम करना है, अगर हम कोई चीज अभी काम कर रहे हैं, जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम के तौर पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बाय द वे हम मान लेते हैं कि आपका एसआई में सिलेक्शन नहीं होता है। अब आपने डिसीजन लिया कि मैं तैयारी करना छोड़ दूंगा, तो बेटा तैयारी करना छोड़ दोगे तो ये चीज को सोचो कि हम अगर तैयारी करना छोड़ रहे हैं तो हमें इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, देन हमें इससे नुकसान क्या मिलेगा, फिर आप एक डिसीजन ले पाओगे ना, सीधा सा बात है। तो वही चीज है कि मैं इस बात पर विचार करूंगा कि उनके साथ संबंध तोड़कर मैं क्या हासिल करूंगा और क्या खो दूंगा, फिर उसके बाद निर्णय लूंगा। ये बहुत बेस्ट आंसर हमारा है। क्या आंसर हमारा इसका हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम सी वाले के साथ जाएंगे यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखेंगे। ये क्वेश्चन बेटा देखो, आपको एक परियोजना प्राप्त जमा करना है, लेकिन कल रात आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई थी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आंसर आप लोग को देखो अभी बताया था कि ए वाला इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है, अभी रिपीट हो गया था ये। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या है क्वेश्चन में देखेंगे। आपके पिता को हाल ही में स्टेज सेकंड त्वचा कैंसर का पता चला। डॉक्टर ने दो तरीके सुझाए, एक जिसमें कीमोथेरेपी शामिल है, ठीक है, और दूसरा विकिरण के बाद सर्जरी। आप किसे प्राथमिकता देंगे? ठीक है, क्या कंडीशन है? सेकंड स्टेज के बारे में डॉक्टर ने बताया, बोले कि दो चीजों से सही हो सकता है, या तो एक आपका कीमोथेरेपी है और दूसरा अगर हम बात करेंगे विकिरण के बाद की, उसमें हम सर्जरी की बात करें, हम किसको प्रेफरेंस देंगे यानी प्राथमिकता देंगे। लिखा है कीमोथेरेपी, विकिरण के बाद सर्जरी, तीसरे विकल्प के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। अब देखो कंडीशन क्या है कि सेकंड स्टेज का पता चला है, तो डॉक्टर ने दो ही तरीके सुझाए, दो ही तरीके हैं, डॉक्टर ने बता दिया है। तो डॉक्टर ने क्या बताया? कीमोथेरेपी बताया, विकिरण के बाद सर्जरी बताया। तो तीसरे विकल्प का तो ये पहला थर्ड ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, खत्म। अब आता है कीमोथेरेपी एंड विकिरण के बाद सर्जरी। देखो कंडीशंस क्या, हम वो चीज को चुनते हैं जो हमारे लिए थोड़ा सा इजिली वे में हो, बेहतर चीज से निकल जाए। तो देखो बेटा क्या करेंगे हम यहाँ पर कि इसमें क्या है कि विकिरण के बाद सर्जरी, यानी पहले विकिरण फिर उसके बाद हम क्या कराएंगे? सर्जरी कराएंगे। तो ये ऑप्शंस को हम प्रीफरेंस ना देके हम किस ऑप्शंस को प्रीफरेंस देंगे? ए वाले को प्रीफरेंस देंगे, यानी हम क्या करेंगे? कीमोथेरेपी को प्रीफरेंस देंगे कि कीमोथेरेपी पहले हमारा किया जाए। ठीक है, ये चीज है। तो आंसर किस पे जाएंगे बेटा? ए वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि पिछले एक सप्ताह से आप बुखार और खांसी से पीड़ित हैं। आपने डॉक्टर की पर्ची बिना के दवा ली है, लेकिन इससे आपको लाभ नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या होता है कि अक्सर हमें खांसी या बुखार आता है, हम लोग क्या करते हैं? मेडिकल से जाके दवा ले लेते हैं और खा लेते हैं। अब कंडीशन क्या हुआ कि इससे हमें कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब ऐसी कंडीशंस में मैं क्या करूंगा? ये चीज को ध्यान रखना। पहला ऑप्शन है डॉक्टर के पास जाएंगे, ओके, कोविड के लिए अपना परीक्षण कराएंगे, ओके, दवा लेना जारी रखेंगे और सकारात्मक परिणामों की प्रतीक्षा करेंगे। देखो बेटा कोविड का सेकंड ऑप्शन है कोविड के लिए अपना परीक्षण कराएंगे। हमने आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले ये बात बताया था कि स्टेटमेंट में जो बात है हमें उससे रिलेटेड करना। क्या स्टेटमेंट में कहीं पर भी कोविड का कोई बात बोला गया है? क्या चीज ऐसे के लिए हम टेस्ट का कोई नहीं, तो हम कोविड के लिए क्यों टेस्ट कराएंगे? खांसी बुखार का मतलब ये तो है नहीं कि खाली कोविड ही होगा ना। तो ऑप्शन बी तो हमारा गलत है। अब जिस चीज से हमें फायदा नहीं हो रहा, ठीक है, हम उसी के पीछे लगे रहेंगे और ये सोचेंगे कि नहीं ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? एक बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि अभी आप अब चीज़ों को क्या है कि आप तैयारी कर रहे हो, जिस चीज़ तरीके से आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, क्या करोगे अगर आपका जैसे बाई चांस मान लेते हैं, अल्लाह ना करे, भगवान ना करे कि ऐसा ना हो कि आपका सिलेक्शन ना हो, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सभी का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, तो कंडीशन क्या होगा कि आप ये इंतजार करोगे नहीं मैं ऐसे ही तरीके से पढ़ाई करूंगा, मेरा रिजल्ट आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ एफर्ट लगाएंगे और अपनी कमी को एनालाइज करेंगे कि एक्चुअल में हमारे अंदर कमी क्या रही जो हम टेस्ट को नहीं निकाल पाए या एग्जाम को बीट नहीं कर पाए। तो हम कमी निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर का क्या होता है, डॉक्टर जब किसी भी चीज का ट्रीटमेंट करता है, आपको 10 दिन दवा देगा, 5 दिन दवा देगा और आपको फीवर नहीं उतर रहा, तो क्या कहेगा कि ऐसा है, आप ऐसा करिए, टाइफाइड का टेस्ट करवा लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं टाइफाइड। तो हम पहले चीजों को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं सीधा सा, ठीक है।
फिर उसके बाद हम इस चीज के बारे में वो बात करते हैं। तो देखो आंसर हमारा ये वाला भी सी वाला ऑप्शन करा, डॉक्टर के पास जाएंगे जब फायदा नहीं हो रहा। अब हम बात किससे कंसल्ट करेंगे? डॉक्टर के पास। आपसे क्वेश्चन नहीं लग रहा, आप किसके पास जाओगे? टीचर के पास जाओगे ना, या ये कहोगे नहीं नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हम देखेंगे, ठीक है, शायद आंसर अपने आप आ जाए। क्या होगा इससे? आप एक टाइम वेस्टिंग कर रहे हो। तो हम क्या करेंगे, टीचर से कंसल्ट कर लेंगे, सर हमसे ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं लग रहा और आप इसको प्लीज देख लीजिए, तो आपको सीधा सा बता दें, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट क्या होगा? ए वाला ऑप्शन सही है, यानी डॉक्टर के पास हम जाएंगे। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ बेटा। आप देखो क्या है, देखो बेटा ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, क्या है? हाँ, वही वाला क्वेश्चन है कि एक रिलेशनशिप में है लेकिन आपका दिल अब उसमें नहीं है, तो आंसर आपका बता चुके हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग देखना, रिवीजन एक आपका हो गया, सीधे से हम लोग सी वाले ऑप्शन पे टिक किए थे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। जब हमारी जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता तो दबाव और परेशानी ज्यादा महसूस होती है। बात देखो देखो, बहुत अच्छा बात है। क्या? जब हमारी जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है, यानी आपका आपका कोई टारगेट ही नहीं है कि हमें एसआई बनना है, कोई टारगेट हमारा नहीं है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, क्या होगा? एक प्रेशर, एक दबाव में आ रहे हैं हम। लेकिन जब हमारा टारगेट है कि हमको एसआई बनना है, ठीक है, या हमको बैंक में जाना है, या हमको सीधा सा यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करना है, एक टारगेट सेट, हमारा मकसद सेट है, तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे ना। तो सीधा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता तो दबाव और परेशानी ज्यादा महसूस होती है। ऑप्शन है ज्ञात नहीं, कभी कभी, हमेशा। मतलब क्या हुआ कि अगर मकसद नहीं है तो दबाव और परेशानी ज्ञात, हमें नहीं पता। तो भाई ज्ञात का मतलब ही नहीं है, ये निगेटिव पॉइंट खत्म करो। निगेटिव का मतलब ये नहीं कि जहां पे नहीं लगा है, निगेटिव का मतलब है सेंस उसका निगेटिव निकलना चाहिए। बात आता है कभी कभी, ऐसा भी कभी कभी नहीं, हमेशा आंसर इस चीज का रहता है कि जब हमारे जिंदगी में कोई टारगेट ना हो, कोई वो फिक्स ना हो, तो हमेशा हम दबाव अपने आप को महसूस करेंगे बिल्कुल तरीके से। तो आंसर हमारा बेटा क्या जाएगा? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो आगे बात करते हैं। आप देखो इस क्वेश्चन का चलो रिवीजन है तुम लोग का, फटाफट आंसर बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। अभी कराया इस क्वेश्चन को, फटाफट जल्दी से आंसर बताओ। हाँ, क्या है? वही है क्वेश्चन कि आप अपनी दिनचर्या के एक भाग के रूप में देर शाम सड़क के पास जॉगिंग कर रहे थे और महिला के चीखने की आवाज हुई, बुरी तरह से घायल हो गई थी, चैन स्नैचर मोटरसाइकिल से भाग रहा था, ऐसी स्थिति में क्या करो? अभी क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि आंसर इसका हम लोग कौन सा देखेंगे, ए वाला आंसर हमारा इसका सही था, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट है, साधारण निर्णय लेने के लिए, जैसे कि दोपहर में क्या खाना है और दफ्तर में कौन से कपड़े पहनना है। एक सिंपल सा है, मैं आज क्लास लेने आया तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे आज कपड़े कौन सा पहनना है, या दोपहर में मुझे आज खाने में क्या खाना है। एक सिंपल सा ये डिसीजन मुझे लेना था। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं लोगों से मदद मांगता हूँ, भाई बता दो मुझे मैं कौन से कपड़े पहनूंगा, या भाई बता दो दोपहर में मैं क्या खाऊंगा, लोगों से मैं बात कर रहा, ठीक है। या वही करता हूं जो मैं उस समय महसूस करता हूं और चाहता हूं, ठीक है। एक दिनचर्या बनता हूं और उसका पालन करता हूं, ठीक है। कंडीशन क्या? मुझे क्या खाना है दोपहर में, ठीक है, और क्या मुझे पहनना है कपड़े की ऑफिस में जाने के लिए, तो क्या दिनचर्या बनाता हूँ उसका पालन। जैसे कि मैंने डिसाइड किया कि दोपहर में मुझे दाल चावल खाना है, तो क्या मैं हमेशा दाल चावल खाऊंगा कि अपने दिनचर्या में ले आऊंगा? नहीं भाई, कभी मुझे दाल चावल भी खाना है, कभी मुझे राजमा चावल भी लेना, राजमा राइस भी लेना, कभी कड़ी राइस भी लेना, अलग अलग चीजें डिसाइड कर। आज मुझे व्हाइट शर्ट पहनना है, कल ब्लैक शर्ट पहनूंगा, एक अलग डिसाइड किया ना। तो क्या मैं वही करता हूँ जो उस समय महसूस करता हूँ और चाहता हूँ, यानी मेरा आज खाने का दोपहर में दिल छोले भटूरे खाने का है, तो मैं क्या करूंगा? छोले भटूरे खाऊंगा। या ऑफिस में मुझे जाना है, आज मुझे यार क्या करना है, ब्लू कलर की शर्ट पहनना है, तो मैं ब्लू कलर की शर्ट पहन के चला जाऊं। एक फिक्स नहीं करूंगा कि भाई इसी तरीके से जाना। तो ऑप्शन हम बेटा क्या हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, यानी मैं वही करता हूं जो उस समय महसूस करता हूं और चाहता हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, आ जाओ। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, आपके पास एक फ्रीलांसर है जो आपके लिए कुछ महीनों से काम कर रहा है और आप में काम में बहुत अच्छा है। यदि आपकी कंपनी में कोई रिक्ति है तो आप क्या करेंगे? फ्रीलांसर का मतलब हमारे पास एक काम करने वर्कर आया, ठीक है। और एक तरीके से हम बात कर सकते हैं कि ऐसे कि एक वर्कशॉप तरीके से काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है।
और हमारे फायदा भी है और हमारी कंपनी में कोई वैकेंसी भी है, तो मैं क्या करूंगा, पूर्णकालिक रोजगार के लिए उसका नाम सुझाएंगे, संविधात्मक रोजगार के लिए उसका नाम सुझाएंगे, उसका नाम नहीं सुझाएंगे। देखो अगर कोई बंदा काम कर रहा है, जैसे आप मेहनत कर रहे हो, आप डिजर्व करते हो, तो आपको जॉब मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, जो बच्चा डिजर्व करता है। तो हम क्या है, उसका मेहनत कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, खुश है, तो क्या उसका नाम नहीं सुझाएंगे। तो सी वाला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया। क्या है, पूर्णकालिक रोजगार के लिए हम क्या करेंगे, उसका नाम सुझाएंगे, यानी हम चाहेंगे कि वो परमानेंट हमारे वहां काम करे, क्योंकि हेल्प कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, खुश है उससे कंपनी। तो हम ऑप्शन ए पे जाएंगे, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा जो होगा वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा बेटा, पूरी तरीके से सही होगा। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, बात करते बच्चे। हाँ ये देखो क्वेश्चन कैसा, अब इसमें बच्चों का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाता कि सर ये क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें क्या करना कि इतना ज्यादा डेटा, और हम डेटा को पढ़ते हैं, हम भूल जाते हैं हमें करना क्या है ना, सिंपल सा। तो बड़ा सिंपल सी देखो बात करते हैं। एक संस्था प्राणी विश्लेषकों की भर्ती करना चाहती है और निम्नलिखित शर्तें लागू हैं। क्या है कि उम्मीदवार कम से कम 60% अंकों के साथ कंप्यूटर या आईटी में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो। जैसे एग्जाम्पल एक बड़ा सिंपल सा समझो बेटा, अभी एसआई की वैकेंसी आई और एसआई की वैकेंसी में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रख दिया गया कि बच्चे का वही अप्लाई कर सकता है जिसका ग्रेजुएशन पास आउट हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन उसका एज इतना हो। थर्ड कंडीशन क्या, उसकी हाइट इतनी हो, चेस्ट इतना हो। फोर्थ कंडीशन क्या है कि वो रनिंग इतनी कर लेता हो। तो यानी कि उसके क्या क्राइटेरिया रख दिया गया कि हमें अगर ये बंदा क्राइटेरिया वाला है, तब हम उसको वो मेरे वहां जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। जॉब नहीं देने की अभी गारंटी की बात की है, वो हम आपकी स्किल्स के बेस पे, वो आपकी हम टैलेंट के बेस पे देंगे, और उसके लिए हम एग्जाम कंडक्ट करें या इंटरव्यू कंडक्ट करें, सिंपल सी बात है। तो वही प्राइवेट आया कंपनी और उसने बोला कि हमारे वहां जॉब है, पहली कंडीशन कि जो भी स्टूडेंट हो वो 60% मार्क्स के साथ कंप्यूटर या आईआईटी पास किया, पहली कंडीशन। माइंड में सेट रखना, थोड़ी सी चीजें होती हैं, ये ध्यान रखो कि हम फॉर्म भर रहे हैं उसकी क्या डिटेल है, बस वो क्वेश्चन को ध्यान रखो। हमें क्या चाहिए, 60% आईटी और कंप्यूटर चाहिए, पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा को लिखा हुआ है को अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में कम से कम 2 वर्षों का कार्य अनुभव, यानी एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, हमें एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए। जैसे बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जब वैकेंसी आता है तो उसमें आपका 3 से 5 साल का बैंक का एक्सपीरियंस मांगता है, ठीक है, तो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लिखा है 1/12/2000 को न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष की आयु, देखो वही आ गया एज वाला क्राइटेरिया का, इस डेट पे 18-21 साल का बंदा या मैक्सिमम 30 साल का होना चाहिए, तो वही कॉन्सेप्ट है। कितना है, 1/12/10 को ध्यान रखना बेटा इस चीज को। कुछ पॉइंट है, 60% अंक हो कंप्यूटर के साथ, 2 वर्ष का हमारा कार्य अनुभव हो, 1/1/20 को कितना एज न्यूनतम होना चाहिए और अधिकतम कितना होना चाहिए, 30 होना है। 3 पॉइंट याद है। 50,000 के बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के तैयार हो, यानी अगर मतलब क्या होता है कि 50,000 का बॉन्ड पे साइन करे कि अगर जॉब छोड़ के जाता है तो उसे क्या करना होगा, 50,000 पैसे, यानी 50। यानी फोर्थ कंडीशन, चयन परीक्षा में कम से कम यानी टेस्ट होगा तो 55% मार्क्स लाना है। जैसे आपका एसआई है तो एसआई का क्या है कि हर क्वेश्चन में 35% पासिंग मार्क्स रखना है, जैसे एग्जाम्पल तो, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है कि 55% हमें अंक लाना है, ठीक है। तो यदि ये सभी शर्तों को पूरा कर रहा है, कौन सी सिवाय कि 65% या अधिक अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो और मामला महाप्रबंधक आईटी को भेजा जाएगा। मान लेते कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनका 60% नहीं 60% से अबव मार्क्स है, तो उन्होंने बोला कि सारी कंडीशन पूरी कर रहा है लेकिन एक 60% ना होकर उसके मार्क्स 70% है, तो उस केस को हम कहां भेजेंगे, महाप्रबंधक यानी जीएम के पास भेजेंगे, जर्नल मैनेजर के पास भेजेंगे, ठीक। दूसरी है लिखा उपयुक्त फोर्थ यानी फोर्थ के, लेकिन सॉफ्टवेयर मैनेजर के रूप में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव हो तो मामला वीपी को भेजा जाएगा, ठीक। अब देखो क्या कि उसके पास हमने एक्सपीरियंस बेटा कितना चाहिए था, 2 साल का, लेकिन एक्सपीरियंस है कितना उसके पास बेटा, 5 वर्ष का एक्सपीरियंस है। तो जब 5 वर्ष का एक्सपीरियंस, लेकिन कंडीशन देखो, उपयुक्त फोर्थ का मतलब ये हो जाता है कि वो 50,000 वाली बॉन्ड को नहीं मानेगा, यानी 50,000 वाली कंडीशन पे साइन नहीं करने को तैयार है, लेकिन एक्सपीरियंस कितना है, 5 साल का है। तो उन्होंने कहा भाई एक्सपीरियंस ज्यादा है, 50,000 बॉन्ड की बात नहीं मान रहा, तो चलो हम इसके मैटर को कहां पे भेज दें, वीपी के पास भेज दें, ठीक। एक तो ये हो गया।
उपयुक्त फर्स्ट का मतलब क्या था, यानी यहाँ से नंबर उसका ज्यादा है, बाकी सारी शर्तों को मान रहा है, तब हम उसके मैटर को कहां भेजेंगे, जीएम के पास बैठेंगे। समझ गए इतनी सी बात को। चलो अब देखो क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछता है। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन है एक इस एम्प्लॉय है, ठीक है, एक कैंडिडेट है, क्या है, गिरधर 68%। देखो ध्यान रखना बेटा, 60% का रिक्वायरमेंट था, लेकिन उसके पास मार्क्स कितना है, 68%। बात बहुत सही है। हमें पहली शर्त याद है कि जिसका 60 से अबव होगा हम उसका वहां पे कहां भेजेंगे, 65 से अबव होगा तो वो हम जीएम के पास भेजेंगे। ठीक है, केस जीएम के पास जाना चाहिए। अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि आगे देखें कंडीशन फॉलो कर रहा नहीं कर रहा। चलो पहली तो चीज बात आ गया। दूसरा, पिछले 4 वर्षों से एक प्रसिद्ध कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कर रहा। हमें 2 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए था, बट इसके पास कितना है, 4 वर्ष का, यानी हमारे पास अभी तक दोनों कंडीशंस को फॉलो करता आ रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है उसने चयन परीक्षा में 75%, हमें कितना चाहिए था, 55%, और लेके कितना आया, वो 75% मेरा बाबू लेके आया। कितना चाहिए था, 55, लाए कितना, 75, यानी तीसरी कंडीशन फॉलो करा। और बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने को तैयार। वेरी गुड, बॉन्ड हमें 50,000 का चाहिए था और उस पे भी क्या करने को तैयार था, साइन करने को तैयार था। इस तरीके से साइन भी किया। अब क्या हुआ, उसकी जन्म तिथि 17 दिसंबर 1993 है। देखो ध्यान देना, उसका डेट ऑफ बर्थ कितना, 17 दिसंबर 1993। हमारे पास कंडीशन कितना था, देखो अगर हम बात करें इस चीज को देखोगे मेरे बच्चे कि हमारे पास कितना था, 1/12/2020 को। ठीक है, ध्यान देना अब इस चीज को क्या है, देखो क्या था कि 1/12/2020 को, जब 1/12/2020 को वो न्यूनतम कितना होना चाहिए था, 25 वर्ष का होना चाहिए था। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है कितना, 93 की बात करा। तो देखो ध्यान दो, 93 अगर हमने बात किया तो 2000, यानी इधर एज तक कितना हो गया, 27 साल का हो गया ना वो बच्चा। तो यानी एज को भी फॉलो कर गया कि मैक्सिमम 30 और न्यूनतम हमारा कितना 25, यानी 27 साल का। सारी चीजें कंडीशंस हो गया। तो अब ये मामला हमें किसके पास भेजना चाहिए, इस चीज को ध्यान दो कि ये मामला वीपी के पास भेजा जाना चाहिए, यदि मामला जीएम के पास भेजा जाना चाहिए। ये उपलब्ध, यदि उपलब्ध कराएगा डेटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, बात बिल्कुल गलत है। यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना। अब देखो कंडीशन याद रखना, उसमें बोला था कि पहला अगर 65% से अबव आएगा तो हमें मामला किसके पास भेजना है, जीएम के पास। यानी ऑप्शन हमारा क्या आएगा इसमें, बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि बोला था ना कि पहली कंडीशन हमारी 60% से अबव हो जाए, बाकी सबको फॉलो कर रहा है। तो बेटा वो सबको फॉलो कर रहा, तो मैटर कहां भेजना, महाप्रबंधक यानी जीएम के पास भेजना। ठीक है, तो आंसर क्या लगाएंगे, जीएम के पास। चलो आगे बात करते, डेटा वही है, डेटा याद रखो। क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या आ गया, सीधा सा बात करो। राम कुमार कंप्यूटर्स में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, उसने 23 वर्ष की आयु में 2014 में 70% अंक लेते हुए ये परीक्षा उत्तीर्ण की। 23 वर्ष की आयु में 2014 में, देखो ध्यान देना, 2014 में वो 23 वर्ष था, तो जाहिर सी बात है 2020 में कितना हो जाएगा, अगर हम जोड़ेंगे तो अधिकतम 30 वर्ष का हो जाएगा ना, हो जाएगा ना अधिकतम 30 वर्ष का। सीधा सा कॉन्सेप्ट है भाई, देखो ना, सॉरी 29 वर्ष का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29 वर्ष का हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है। चलो यानी पहली कंडीशन फॉलो हो गई। 78% हुआ, हमको चाहिए कितना मेरे बाबू, 60% चाहिए। ला कितना रहा है, 78%। मामला जीएम पास जाने लायक हो गया भाई। हाँ, अब क्या कर रहा है, तब से वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में एक इंजीनियर की फॉर्म में काम कर रहा है। 2014 से क्या, तब से काम कर रहा है, यानी एक्सपीरियंस भी ज्यादा है भाई। 14 से बात कर रहा है, जब 5 साल का कंडीशन है तो एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है, 5 साल। और 50,000 के बॉन्ड पे हस्ताक्षर नहीं करना है, और उसने चयन परीक्षा में 72 लेके आया। हमको चयन में कितना चाहिए था, 55 चाहिए था, लेके कितना आया, 72। लेकिन 50,000 के बॉन्ड पे साइन ना करेगा भैया। ठीक है, बोला साइन नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस मेरे पास 5 साल से अबव है। तो बोला था ना कि अगर एक्सपीरियंस 5 साल से अबव है और बॉन्ड पे साइन नहीं कर रहा तो मामला कहां जाएगा मेरे बबुआ, ना मामला कहां जाएगा, सीधा साफ वीपी के पास जाना चाहिए। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, पहला वाला बिल्कुल सही है कि कहां जाएगा, वीपी के पास जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, आ जाओ, फिर वही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन क्या, सिंपल सी बात करते। आओ राजन को देखते, क्या कह रहा है राजन हमारा। राजन इंजीनियरिंग परीक्षा पास करने के बाद पिछले 6 वर्ष से एक इंजीनियर फर्म में प्रोग्रामर के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, कंप्यूटर आईटी कंपनी में काम कर रहा है। उसने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर 76%, हमको चाहिए था 60%, 76 लेके आ गया, बात सही है।
के साथ उसकी जन्म तिथि 16/5/1993 है, यानी डेट हमारा जो डीओबी है वो भी हमारा फॉलो कर रहा है। उसने चयन परीक्षा 62, हमें 55 चाहिए था और लेके कितना आया, 62 लेके आया, और 50,000 के बॉन्ड पे साइन भी कर रहा है हमारा, 50,000 के बॉन्ड पे साइन भी कर रहा है, ठीक है। और परीक्षा पास करने के बाद पिछले 6 वर्षों से एक इंजीनियर, यानी 6 वर्षों वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस भी इसका है। तो मामला वीपी पास भेजा जाना चाहिए, मामला जीएम के पास। उपलब्ध डाटा निर्णय के लिए नहीं है, उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना। देखो ध्यान देना, एक्सपीरियंस 6 साल का, अगर 50,000 का बॉन्ड नहीं भरता तो मामला हम कहां भेजते बेटा, वीपी के पास भेजते। लेकिन एक्सपीरियंस तो है, उसके साथ साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड भी भर रहा है, तो मामला वीपी पास नहीं भेजना है। अब बात आ जाओ सीधा सा 60 से 76% की बात आ गया, यानी उधर की भी हमारी कंडीशन बात हो गया कि यानी हमने बात कर 65 से, तो मामला कहां जाना चाहिए था, जीएम के पास हमारा मामला जाना है। क्वेश्चन में बोला था ना कि अगर पहली वाली का 60 के बाद से एक्स्ट्रा जब होता है तो कितना होना चाहिए, जीएम के पास मामला। देखो इसमें एक लाइन देखो, ध्यान से देखना बेटे, लिखा है ना कि 60% या अधिक अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो तो मामला महाप्रबंधक के बाद भेजा। शर्त क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो। और यहां पर अगर हम बात करेंगे कि उसके बाद किसके, उसने एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के साथ की बात कर रहा है, तो बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हमारा किसके साथ जाना चाहिए, मामला हमारा कहां जाना चाहिए, जीएम के पास यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बेटा हम कौन सा यहाँ पे टिक करेंगे बच्चे, तो ध्यान देना मेरे बाबू कि हम आप क्या लगाएंगे, बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो कुछ सिंपल सा है, डेटा से ध्यान रखो, ये सोचो कि हम एक फॉर्म भर रहे हैं, क्या क्या डेटा चाहिए होता है, बस उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है, ठीक है। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 2 कंडीशन बोलता है, उसको ध्यान रखो, इजिली वे में क्वेश्चन लगता है। चलो आगे आ जाओ बच्चे, फिर वही देखो सारा डेटा सेम है, अभी इससे रिलेटेड आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही चीजें बेटा आ जाओ। अब देखते हैं निशांत आ गए, और निशांत की बात करते हैं, बहुत सिंपल है। एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जो 22 वर्ष की आयु में जून 2017 में पास हुआ, 2017 में पास हुआ तो 2020 में कितना चला जाएगा, 25 चला जाएगा, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तब से वो सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोग्रामर के रूप में काम कर रहा है, उसने चयन परीक्षा 66 के 7 अंक, वो बॉन्ड पर हस्ताक्षर करना है। सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामर के रूप में काम कर रहा है, कब से प्रोग्रामर के रूप में काम कर रहा है, पास हुआ तब से, 17 से पास कर रहा है, ठीक है। हमारे पास किधर आया, 20 के, यानी 3 साल का। लेकिन एक बात बताओ मेरे बच्चे, जून 17 में पास कर रहा है, तो ठीक ध्यान देना, जून 17 में, और हमको उधर क्या दे रहा है, दिसंबर 2020 में, दिसंबर 2020 में न्यूनतम 25 होना चाहिए। जून 2017 में जब वो 22 वर्ष की एज है, तो जून 2017 से 22, जून 2017 कितना बन गया, 23, 2018 23, जून 2019 कितना बना, 24, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे जून कितना बना, 25, तो यानी 25 से ऊपर हो गया, बात तो सही है, यानी एज को भी डीओबी को फॉलो कर गया। सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामर के रूप में, यानी एक्सपीरियंस भी कितना हो गया, अगर 17 से हम 20 की बात करेंगे, 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया। चयन परीक्षा 66 के साथ आ गया, बॉन्ड पर हस्ताक्षर भी कर रहा है, तो हमारा आंसर सीधा सीधा सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है। यदि उम्मीदवार को क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए। क्यों क्यों करना चाहिए, क्योंकि कंडीशन क्या, उसमें ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि निशांत, एक मिनट, हाँ ठीक है। देखो ध्यान देना बेटा, एक चीज को ध्यान देना, सॉरी, देखो क्या है क्वेश्चन, क्या इसमें हमें चीज तो पता चल रहा, लेकिन ये नहीं पता चल रहा जो एग्जाम हमारा उसने पास किया वो कितने परसेंट से पास किया, जो उसने काम किया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, उसके परसेंटेज कितना है, 60% है, 55%, ये हमको नहीं पता चल रहा। तो डेटा हमारा क्या, निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं। आंसर हम क्या लगाएंगे, सी वाले पे टिक करेंगे। क्यों सी पे टिक करेंगे, सारी कंडीशन फॉलो करा। क्या आप यहां पर से कहीं पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तो है, बट उसने कितने परसेंटेज मार्क्स लाया, ये कहीं से पता चल रहा है आपको, नहीं पता चल रहा। तो जब हमें वो ही नहीं पता चल रहा और ऐसी कोई कंडीशन दे नहीं रखी, कंडीशन क्या दे रखी है कि 60 से अबव होगा तो जीएम के पास भेजना, यहां तो हमें यही नहीं पता चल रहा मेरे बच्चे की 60 है या 60 से कम है, तो हम क्या है, निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो आंसर सी पे चले जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके थे बच्चे, और इसी के साथ आपका ये क्लास फिनिश होता है। इसको अपने बच्चों फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा। आपको अगर कोई और टॉपिक में डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वो क्लासेस आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लासेस आपकी कल होगी, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।